हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए या सीटेट के एग्ज़ाम, रीट के एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ामों में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था को गैंगेज कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी शैशवावस्था या डी किशोरावस्था। तो विकास की किस अवस्था को गैंगेज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को गैंगेज कहा जाता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गैंग एज में जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो वह एक सक्रिय समूह का सदस्य होता है। उसके कुछ 2-4 मुख्य दोस्त होते हैं, है ना, जिनके साथ वह अच्छे संबंध रखता है। कुछ परम मित्र होते हैं इस एज में, है ना, जिससे वह अपनी बातों या समस्याओं को स्पष्ट रूप से कह सकता है। तो एक गैंग वाली एज में रहता है, समूह में रहते हैं इस समय बच्चे, ठीक है ना। तो किशोरावस्था इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ए मित्र मंडली, बी स्वास्थ्य, सी संवेग या डी बुद्धि। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मित्र मंडली। मित्र मंडली जो है यह किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। यह उस चीज़ के लिए व्यक्तिगत कारक या जिम्मेदार नहीं होता है। इसके अलावा खराब स्वास्थ्य के कारण बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है। संवेग, बच्चे के अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, घर का वातावरण कैसा है, यह भी डिपेंड करता है। इसके कारण भी उसके व्यक्तिगत कारक है जो कि उसको एक सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बुद्धि, बच्चा बुद्धि में किस प्रकार है, क्या वह विकलांगता के कारण उसकी बुद्धि मंद रह गई है, तो यह भी एक कारण होता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का कौन सा एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी है अनियमित विकास का नियम, सी है द्रुतगामी विकास का नियम और डी कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अनियमित विकास का जो नियम है यह होगा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम, ठीक है। क्योंकि शारीरिक विकास के नियम में शरीर के विकास की दर एक निश्चित नहीं होती, यह अनियमित होती है ना। सारे बच्चे में यह एक समान नहीं मिलेगी आपको। किसी बच्चे में विकास की दर अधिक तीव्र होती है तो किसी में कुछ कम होती है, इसलिए अनियमित विकास का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह इसका प्रमुख नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय पेडागोजी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कब क्वेश्चन में नहीं है पूछ ले और कब क्वेश्चन में हाँ पूछता है, तो यह आपको ध्यान देकर पढ़ना है। पहला ऑप्शन है सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, दूसरा है पाठ्यक्रम को दोहराना, तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। देखिए तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? पहला है सह शैक्षणिक गतिविधियों का प्रावधान। तो यह तो जरूरी है कि क्लास में सह शैक्षणिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, तो यह तो ऐसा कोई कारण है नहीं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। दूसरा है पाठ्यक्रम को दोहराना, तो मेरे को लगता है यह सबसे कम महत्वपूर्ण कारण। पाठ्यक्रम को दोहराना कोई ऐसा विशेष नहीं कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। फिर रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना भी जरूरी है। हर बच्चा की एक सी रुचि नहीं होती है हर बच्चे में, है ना। इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम को दोहराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? ऑप्शन नंबर ए है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, बी है वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, सी है वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है या डी है वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो देखिए आपने यहाँ पढ़ा होगा कि व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में सिर्फ एक कारक जिम्मेदार नहीं है, इसमें वंशानुक्रम और वातावरण बराबर जिम्मेदार होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम गुणित वातावरण इनमें गुणात्मक संबंध होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण है, तो समाजीकरण क्या है?
सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या डी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ एक अनुकूलन है। समाज के साथ एक संबंध बनाकर चलना, यही समाजीकरण है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि अपराधी बालक क्या होता है। अपराधी बालक क्या होता है, यह भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें आंसर यह होता है कि वह जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है या समाज के नियमों का पालन नहीं करता, तो वह अपराधी बालक होता है। और समाजीकरण क्या होता है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। तो ईएल थॉर्नडाइक है, तो इनका सिद्धांत किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यवहारिकता का सिद्धांत, बी है ज्ञानात्मक का सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषण सिद्धांत, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, थॉर्नडाइक के बारे में आपको यह मालूम होना चाहिए कि थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपको इतना मालूम है, आपने इनके सिद्धांतों को पढ़ा है, तो आप इससे ही जान जाएंगे कि ये व्यवहारिकता के सिद्धांत को सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, बी है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, सी है किसी भेद के समान पद्धतियों या सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त कर सकें, या डी है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहयोग करे। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय यह होता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके लिए अनुकूल हो और जिनको ग्रहण करने के बाद वह उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, तो समान शैक्षणिक अवसर का मतलब यही होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत दिया, आप जानते हैं कि बुद्धि में सबसे पहले दिया था स्टर्न ने, बिने एवं स्टर्न को आप जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा एक कारक बुद्धि, बहुकारक बुद्धि और बहुखंड बुद्धि, ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इसी में से क्वेश्चन कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, बी है थर्स्टन, सी गिलफोर्ड और डी गेनी। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं मैं कि मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन, इन्होंने 1904 में यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, 1904 में उन्होंने यह एक सिद्धांत दिया था और इसमें दो कारक दिए थे स्पीयरमैन ने। इसमें एक सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, आपने सुना होगा जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो यही है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहुमुखी व्यक्तित्व का नहीं है। ए मिलनसार, बी नेतृत्व शक्ति, सी नंबर आक्रामक स्वभाव और डी दिवा स्वप्न देखने वाला। 10th का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि कौन सा बहुमुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। तो जो दिवा स्वप्न देखने वाला होता है वह बहुमुखी व्यक्तित्व नहीं हो सकता। इसके अलावा वह व्यक्ति जो मिलनसार है, जिसकी नेतृत्व शक्ति या नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है और जो आक्रामक स्वभाव का होता है, तो ये लक्षण हैं बहुमुखी व्यक्तित्व के। ठीक है, और जो इसका लक्षण नहीं है वह है दिवा स्वप्न देखने वाला। ठीक है, दिवा स्वप्न देखने वाला एक प्रकार से अंतर्मुखी होता है, तो इसलिए यह इसका लक्षण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ए बुद्धि के, बी सृजनात्मकता के, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा कि गिलफोर्ड जो है संरचनावादी सिद्धांतवादी थे। इन्होंने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता की समान अर्थ में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय
एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और यह दर्शाता है। देखिए, राज्य स्तरीय एक प्रतियोगिता होनी है, एकल गायन प्रतियोगिता। इसमें विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए कहा गया है और एक विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दी जा रही है कि इसमें लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो आपको यह बताना है कि यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है वैश्विक प्रवृत्तियाँ दर्शाता है, बी है प्रयोजनात्मक उपागम दर्शाता है, सी है प्रगतिशील चिंतन दर्शाता है, या डी लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। तो देखिए, यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह है, जिसे हम कहते हैं जेंडर बायसनेस। ठीक है, तो यह लैंगिक पक्षपात या जेंडर बायसनेस आपको दर्शा रहा है। क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि एकल गायन प्रतियोगिता, अगर गायन प्रतियोगिता है तो क्या इसमें सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती हैं, लड़के भी भाग ले सकते हैं, है ना। तो समानता का अधिकार चल रहा है। तो यहाँ पर अगर लड़कियां ही भाग ले रही हैं तो यह दर्शाता है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं की पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, बी है गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करें, सी उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर, या डी है अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी प्रश्न काफ़ी थोड़ी लंबे आए उनको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए प्रश्न कह रहा है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके पढ़ाया जाए, तब भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा या एक साथ सिखाया जाएगा। इससे वो प्रोत्साहित भी होंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन सी है। ठीक है, विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है, इसके लिए स्कूलों में या शालाओं में कौन सी विधि उपयोग में लाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है परिणामात्मक एवं निरीक्षण विधि, दूसरा है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, तीसरा है गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे के उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए जो शाला में विधि का उपयोग किया जाएगा वह होगा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, दोनों ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न होना चाहिए तो इसके लिए कौन सबसे अच्छा विकल्प है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करें, बी न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, सी है न्यूटन की गति का नियम क्या है, या डी है न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन से ही समझ में आ गया हो कि न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें अर्थात एक निबंध लिखना है अच्छा खासा बड़े पेजों में, है ना। तो निबंधात्मक प्रश्नों की बात कर रहा है तो सबसे अच्छा विकल्प तो यही है जिसमें आप सबसे अधिक लिख पाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं न्यूटन के तीनों लॉ को लिख सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है, ए शिमला में, बी कोलकाता में, सी देहरादून में, या डी दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान उत्तराखंड, देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। अधिगम निर्योग्य जो बच्चा है उसमें प्रक्रमण संबंधी कौन सी प्रकार की कमी पाई जाती है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ है। ठीक है, बी है प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, सी है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, या डी है कम मानसिक सक्रियता। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। ठीक है, तो यह जो है एक कमी पाई जाएगी अधिगम निर्योग्यता वाले बालक में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टर्मन एवं वुडन ने,
बी है कैरल एवं मार्टिन द्वारा, सी है R.W. टेलर द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.W. टेलर का कथन है कि प्रतिभाशाली बालक वह बालक है जो अपने उत्पादन की दर, मात्रा अथवा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? R.W. टेलर का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, बी है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, सी है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, या डी है छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा है कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना ही नैदानिक परीक्षण होगा, है ना। तो जब तक कठिनाइयों का पता नहीं लगेगा तब तक उसका निदान कैसे किया जाएगा? तो अकादमिक कठिनाइयों का कारणों का पता लगाना, यह होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक है, बालकों को पारितोषिक देकर, बी है उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, या डी सजा देकर। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अगर कोई छात्र चोरी कर रहा है तो उसके सामने हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, और उदाहरण देने का कारण क्या होगा कि उनको यह सिखाना कि इस प्रकार की चोरी से इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर उनको नकारात्मक पुनर्बलन या फिर दंड का प्रावधान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि बालकों को उदाहरण देकर समझाया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। ऑप्शन नंबर ए है असफलता को लेकर चिंता, बी है असफलता और भगनासा, सी लंबे भाग के सवाल, या डी है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो आपको यह बताना है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक इनमें से क्या कारण हो सकता है कि वह लंबे सवालों को हल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है असफलता और भगनासा। देखिए काफ़ी लंबे समय तक वह बीमार रहा तो विद्यालय नहीं आ पाया। इस बीच जब वह टेस्ट देता है या वह सवाल हल करता है तो उसे असफलता हाथ लगती है, और असफल होने के कारण उसे निराशा होती है, भगनासा होती है ना। तो यह संवेगात्मक स्वभाव असफलता और भगनासा के कारण है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं, क्योंकि समस्या उद्दीपक और हल करना अनुक्रिया के मध्य एक अटूट संबंध रखता है। इसी कारण असफलता का भाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, असफलता और भगनासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरण, बी है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, सी है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, या डी है छात्र, परीक्षा व परिणाम। आपका आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन। यह मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? कोई समस्या है तो उसकी अचानक उसका समाधान करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है जो अचानक समस्या का समाधान कर दे? ऑप्शन नंबर ए है कि संक्रियात्मक अधिगम, बी है सूझ का सिद्धांत, सी प्रत्यक्ष व भूल का सिद्धांत, या डी है अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक समस्या के समाधान की वकालत सूझ का सिद्धांत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। तो आप कक्षा का अवधान कैसे केंद्रित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उच्च स्वर में बोलकर,
बी है श्यामपट्ट पर लिखकर, सी चित्र बनाकर, या डी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। अब कक्षा का ध्यान आपको केंद्रित करना है या अपनी तरफ करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोलेंगे तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। ध्यान आपकी तरफ होने से मतलब यह है कि वह पूर्ण रूप से आपको सुनना चाह रहा हो, ठीक है, या तो आपने कुछ ऐसी हरकत की हो या आपके व्यवहार में वो परिवर्तन हो कि वो सारे बच्चों का ध्यान या सारी क्लास का ध्यान आपकी तरफ हो। दूसरा, श्यामपट्ट पर लिखकर, कि श्यामपट्ट पर आप कुछ लिखें ब्लैक बोर्ड पर और बच्चों का ध्यान आपकी तरफ हो। तीसरा है चित्र बनाकर, कि आप कुछ ऐसा चित्र बनाएं कि बच्चे रुचि से आपकी तरफ देखें। या तो फिर चौथा है उद्दीपन परिवर्तन। देखिए, उद्दीपन परिवर्तन यह एक प्रकार का कौशल है या हुनर है, कह सकते हैं। उद्दीपन परिवर्तन से मतलब यह है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप अपने व्यवहार में जानबूझकर ऐसा परिवर्तन लाएं कि बच्चे आपके हाव भाव को या बताने की शैली को या शारीरिक चलन को देखकर, है ना, या आपके भावों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको देखकर आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करे या आपकी तरफ ध्यान दे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उद्दीपन या परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन होगा कि बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है, कि बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, बी है अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, सी है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, या डी है ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में अगर यदि वृद्धि करना है तो इसके लिए सबसे सुनिश्चित तरीका है कि वह अपने से अधिक उम्र के या वयस्कों के साथ बैठकर संवेगात्मक सहयोग ले। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होता है। तो विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ये है कि अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, बी पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, सी है विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों में कमी, या डी अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। देखिए, विद्यालयी बच्चे में जो निम्न प्रेरणा या फिर निम्न स्तर का ज्ञान है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण हो सकता है कि अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, क्योंकि एनसीएफ भी इस बात पर बल देता है और यह कहता है कि अगर बच्चा असफल होता है तो इसका कारण यह नहीं है कि बच्चा गधा है या पढ़ नहीं सकता या उसकी स्वाभाविक क्षमता नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिक्षक ने उसे अच्छे से पढ़ाया नहीं है। तो यदि बच्चा असफल होता है तो इसका कारण भी शिक्षक है। तो इसलिए यदि बच्चों में निम्न प्रेरणा है तो इसका कारण है कि अध्यापकों की निम्न प्रेरणा क्षमता, अध्यापकों ने जोर नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए है उसके पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए, बी उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, सी है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या डी है विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं कि वो धन संपत्ति या पैसों में ज़्यादा रईस हो या उसके पास ज़्यादा पैसा रुपया हो, ठीक है, और यह भी नहीं है कि उच्च अधिकारियों से उसका संपर्क हो। साधन संपन्न होने से मतलब यह है कि वह उसे इतना ज्ञान हो अपने विषय का कि वह विद्यार्थियों की समस्या को हल कर सके, इस बात का उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न होने से मतलब यह है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ए अधिगम की कठिनाई को, बी उसके व्यक्तित्व को, सी उसके घर के वातावरण को, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक छात्र के मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक होगा कि अधिगम की कठिनाई को समझे कि सीखने में क्या कठिनाई आ रही है बच्चे को, यह भी ज़रूरी है। ठीक है, बी उसके व्यक्तित्व को समझे, सीधी सी बात है, उसके व्यवहार को भी समझना पड़ेगा व्यक्तित्व को कि वह क्या चाहता है, कैसे सीख सकता है वो। थर्ड है उसके घर के वातावरण को, ठीक है, घर का माहौल कैसा है,
घर के माहौल में वह सीख सकता है कि नहीं, अधिगम कर सकता है कि नहीं। तो तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह प्रेरणात्मक होती है, बी यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, सी है यह एक अस्थायी होती है, या डी यह सीखी जाती है। तो अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति अस्थायी होती है। याद रखिएगा, अभिवृत्ति की विशेषता क्या नहीं है कि अभिवृत्ति अस्थायी होती है या नहीं इसकी विशेषता। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन में नहीं करके पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो यह प्रेरणात्मक होती है या तो इसकी विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे व्यवहार का आधार है, यह भी विशेषता है। यह सीखी जाती है अभिवृत्ति, सीधी सी बात है, इसकी विशेषता है कि सीखना ही पड़ेगा। यह अस्थायी होती है, यह आवश्यक नहीं है ना, इसकी विशेषता नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति की स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कूटांकन, बी भंडारण, सी ध्यान देना, या डी प्रत्यय स्मरण। देखिए इसमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो स्मृति या फिर अगर मेमोरी आपकी अच्छी है तो आप इसे कैसे करेंगे? सही क्रम क्या होगा? ध्यान देना, ध्यान देंगे, ध्यान से सोचेंगे, ध्यान देंगे उस चीज़ को। फिर इसके बाद कूटांकन करेंगे। कूटांकन करने का मतलब है वर्गीकरण करना, उसको बराबर भागों में विभाजित करना, या सोचना कौन सा पार्ट कौन सा है, यह कूटांकन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भंडारण, ठीक है, स्टोरेज, भंडारण। चौथा हो जाएगा आपका प्रत्यय स्मरण, तब जाके कहीं स्मरण होगा, आपको याद आएगा वो। तो ध्यान देना, कूटांकन, भंडारण और फिर प्रत्यय स्मरण। तो 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। और सारे क्वेश्चन आसान नहीं थे, आपने देखे होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, आपको सीटेट का हो, रीट का हो, एमपी टेट, यूपी टेट, किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जिसमें पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।